वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक्स के मेंस एग्जाम, अभी बहुत सारे बैंक्स के मेंस एग्जाम्स होने हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और जो लोग इंटरव्यूज देने जा रहे हैं बैंक के, उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपके साथ जो अदर बैंकिंग एक्सपीरियंस है, उन लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए और इस वीडियो के बारे में भी उन्हें जरूर बताइए, जिससे वो लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। और आज के इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये वीडियो आज से हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि जो मैं वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ आप लोगों को, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कंप्लेन करी थी कि हमें कंटेंट हिंदी में समझ नहीं आता, तो उनको कंटेंट इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी के अलावा। तो जिन लोग को हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में, जिनको इंग्लिश में वो इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी जुलाई से दिसंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को आप जरूर से जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे बैंक्स मेंस एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिए, ये मैं एक बार फिर बोलती हूँ। और अगर आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोज भी देखने हैं, तो वो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिजिटाइजेशन के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक, इंग्लिश में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिजिटाइजेशन के विस्तार का पता लगाने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। इस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 ब्रॉड पैरामीटर्स भी हैं, जिनका उपयोग डिजिटल पेमेंट्स की डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन की मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। और इसी कंटेंट को आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। ये इंग्लिश में भी मैंने इसके पॉइंट्स दिए हैं। सेम कंटेंट है, जो ही ऊपर हिंदी में है वो नीचे इंग्लिश में है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में, जिनको इंग्लिश में वो इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं। तो पैरामीटर्स हैज द वेटेज आर अंडर भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में ही इसमें पॉइंट्स अवेलेबल है। जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो पढ़ सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक, यानी बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक के द्वारा किया गया है बचत खाता खोलने के लिए, यानी सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए वीडियो केवाईसी फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है? आईडीबीआई बैंक के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के माध्यम से कोई भी कस्टमर अपने घर या ऑफिस में बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए सेविंग अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि इसके लिए अब उन्हें ब्रांच में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखिएगा आईडीबीआई बैंक। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का फुल फॉर्म है। तो आईडीबीआई ने
सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा की शुरुआत की घोषणा की है किसने? आईडीबीआई बैंक ने। तो इस फैसिलिटी के माध्यम से कोई भी जो कस्टमर है बैंक का, वो सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकता है अपने घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, वीडियो केवाईसी के जरिए सेविंग अकाउंट वो इजीली खोल सकता है। इसके लिए अब उन्हें ब्रांच में जाकर फिजिकली कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब घर पे बैठ के सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा दे रखी है किसने? आईडीबीआई बैंक ने। किसके जरिए? वीडियो केवाईसी के जरिए। वीडियो केवाईसी क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन भी मैंने आपको दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो केवाईसी क्या है या व्हाट इज वीडियो केवाईसी। आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं तो आईडीबीआई बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू गेट अ लाइसेंस फॉर एसएफबी? यानी एसएफबी के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब एसएफबी क्या है? एसएफबी का मीनिंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला कौन सा हो जाएगा भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? वो हो जाएगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक यानी एसएमसीबी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, शॉर्ट में बोलेंगे एसएमसीबी। तो उत्तर प्रदेश का है ये बैंक। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है। किसने? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसएमसीबी को कारोबार शुरू करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। कितना दिया था? 18 महीने का समय दिया था। एसएमसीबी ने वॉलंटरी ट्रांजैक्शन स्कीम के तहत एसएफबी ट्रांजिशन के लिए 6 जनवरी 2021 को बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कारोबार शुरू करने के लिए 18 महीने का समय दिया था और 6 जनवरी 2021 को बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसे कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। कब किया है? 6 जनवरी 2021 को। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रैल 2021 से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू करेगा। कब से करेगा ये? अप्रैल 2021 से ये अपना बैंकिंग परिचालन शुरू करेगा। The same content is available है in English। इंग्लिश में भी ये कंटेंट यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर हिंदी में है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप इनको भी देख सकते हैं। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी सीईओ हैं सुवीर कुमार गुप्ता और शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और इसकी अदर ब्रांचेस भी हैं जो कहाँ पे हैं, जो मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में भी इसकी अदर ब्रांचेस हैं। किसकी? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has introduced a legal entity identifier for NEFT RTGS transaction worth more than rupees कितना डैश। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ रुपए से अधिक के NEFT RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ रुपए से अधिक के नेफ्ट आरटीजीएस लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के लेन देन के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के जरिए संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीजीएस और नेफ्ट के जरिए 50 करोड़ या उससे अधिक के मूल्य के भुगतान के लेन देन के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए LEI, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे LEI और इसका फुल फॉर्म है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। आरटीजीएस और नेफ्ट आरबीआई द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ये कब से लागू होगा?
1 अप्रैल 2021 से ये निर्देश लागू हो जाएगा कि आरटीजीएस और नेफ्ट जो है वो 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए एलईआई की शुरुआत की गई है। द सेम कंटेंट इज अवेलेबल है इन इंग्लिश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में इंग्लिश में भी कुछ पॉइंट्स हैं और हिंदी में भी कुछ पॉइंट्स हैं, दोनों ही पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड यानी LEIL से प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। LEI can be obtained from Legal Entity Identifier India Limited, which is wholly owned by subsidiary of Clearing Corporation of India Limited, यानी CCIL। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैशटैग पैसों को रोको मत कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी हैशटैग पैसों को रोको मत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक अभियान है जो हैशटैग पैसों को रोको मत, इस अभियान की शुरुआत की गई है IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। IDFC म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर। IDFC म्यूचुअल फंड ने शुरुआत की है। IDFC म्यूचुअल फंड ने देश भर में अपने निवेश जागरूकता अभियान हैशटैग पैसों को रोको मत की शुरुआत की है। इस नए अभियान के जरिए IDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन से संबंधित प्रयासों को पारंपरिक से समकालीन में बदलना है। तो IDFC म्यूचुअल फंड का जो मेन एम है इसके पीछे वो क्या है, शिफ्ट द कन्वर्सेशन रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द कंटेम्पररी। तो IDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है कौन सा कैंपेन है, हैशटैग पैसों को रोको मत। इस कैंपेन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसके CEO हैं V वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स अंडर हुज चेयरमैनशिप, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में, यानी ये इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में ये किया गया है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो NS विश्वनाथन कौन है, ये RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है NS विश्वनाथन। तो RBI ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक सेटअप एंड एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल कॉल्ड कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स टू फर्दर स्ट्रेंथन सुपरविजन ओवर रेगुलेटेड एंटिटीज। इस कॉलेज की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथ करेंगे और इसमें 5 अदर मेंबर्स भी शामिल होंगे। 5 अदर मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे NS विश्वनाथन की जगह पे के साथ। इस परिषद का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां कौशल निर्माण अपस्किलिंग की आवश्यकता है, सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा, उसे विकसित भी करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कार्यक्रमों को बेंचमार्क करेगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का भी विकास आदि करेगा। तो ये जो है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स ये किसके अंडर में है, ये RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसके साथ ही इसमें 5 अदर मेंबर्स भी शामिल होंगे। जो 5 अदर मेंबर्स इसमें शामिल होंगे उनके नाम नीचे पॉइंट्स में दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। 5 अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी सैलरी अकाउंट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक, यानी सॉरी सैलरी अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सॉरी सैलरी अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, बंधन बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बंधन बैंक ने साइन किए हैं इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज।
बैंक इस साझेदारी के तहत सेना के उन जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट्स की सेवा प्रदान करेगा। बंधन बैंक सौर्य सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस खाता होता है, यानी इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं होगा, और ये जीरो बैलेंस खाता होगा। तो सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट्स की सेवा प्रदान की गई है किस बैंक के द्वारा? बंधन बैंक के द्वारा। इसके अलावा जो सौर्य सैलरी अकाउंट है वो एम्प्लॉयज और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। बंधन बैंक सौर्य वेतन खाते के बारे में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, वो भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं कि इसमें खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसे 30 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का मुफ्त शैक्षिक भी शामिल है। कितना है? 30 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, यानी कौन सी कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंपनी, विच कंपनी। तो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई है? बजाज ऑटो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बजाज ऑटो बन गई है। भारत की बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। कौन सी? बजाज ऑटो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार का 2021 के पहले दिन का शेयर मूल्य ₹2479 प्रति शेयर रहा, जिसके कारण इसका बाजार पूंजीकरण 100,670.76 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। तो इस प्रकार बजाज ऑटो न केवल टू व्हीलर सेगमेंट की सबसे मूल्यवान कंपनी है बल्कि दुनिया की पहली ऐसी टू व्हीलर कंपनी भी है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। कौन सी कंपनी है? बजाज ऑटो। और क्या लिखा गया है इसमें कि बजाज ऑटो जो है वो दुनिया की पहली ऐसी टू व्हीलर कंपनी बन गई है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। बजाज ऑटो की बात करते हैं तो बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और बजाज ऑटो के एमडी हैं राजीव बजाज। कौन है? राजीव बजाज। और आप कंटेंट देख सकते हैं इंग्लिश में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है With which of the following has Tata Power partnered to launch easy and affordable financing scheme for MSME? यानी टाटा पावर ने MSME के लिए इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि टाटा पावर ने MSME के लिए इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने के लिए सिडबी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिडबी के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है? सिडबी के साथ। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर ने रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एसएमई कस्टमर्स के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यानी टाटा पावर इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद सिडबी to offer easy and affordable financing scheme for MSME customer in the rooftop solar segment. यह योजना MSMEs को उनके व्यवसायों के लिए सतत ऊर्जा अपनाने और हरियाली को बढ़ावा देने में सशक्त बनाएगी। तो ये आप पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि टाटा पावर ने रूफटॉप यानी रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME कस्टमर्स के लिए सिडबी के साथ इसकी योजना को शुरू करने की साझेदारी की है। इस साझेदारी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिन्हें आप देख सकते हैं। साझेदारी के बारे में अबाउट द पार्टनरशिप। सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सिडबी के चेयरमैन और एमडी हैं देवेंद्र कुमार सिंह और टाटा पावर के सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा और टाटा पावर का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB has partnered with which of the IIT to set up a fintech innovation center? यानी PNB ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर इज IIT कानपुर, ऑप्शन सी, IIT कानपुर इज द राइट आंसर। तो पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी फर्स्ट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे फर्स्ट, और उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट के साथ साझेदारी की है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। तो PNB और IIT कानपुर संयुक्त रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा की चुनौतियों का पता लगाने और अवसरों का पता लगाने के लिए फर्स्ट की मदद से तकनीकी समाधानों के अनुसंधान और विकास के लिए एक वाहन के रूप में इस नवाचार केंद्र को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। कौन कौन से? पंजाब नेशनल बैंक, IIT कानपुर जो है और BFSI की चुनौतियों का पता लगाने के लिए एक साथ मिलकर ये लोग फर्स्ट की मदद से काम करेंगे। इस समझौते के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके CEO है मल्लिकार्जुन SS मल्लिकार्जुन राव। स्थापना हुई थी इसकी 19 मई 1894 और फाउंडर्स लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन हैज ADB गिवन टू इंक्रीज पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम? असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने कितने $1 million का ऋण दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए यानी इंक्रीज द पावर जनरेशन कैपेसिटी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने $1 million का लोन दिया है? तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, $231 million। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, $231 million। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 million के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त ऋण है जिसे जुलाई 2014 में, याद रखिएगा, जुलाई 2014 में ADB बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 2014 में। इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। 120 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा इस परियोजना के तहत। ADB की बात करते हैं तो ADB के प्रेसिडेंट है मासुगु अस्कावा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज ADB साइंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर एट HP यानी हिमाचल प्रदेश? तो क्या पूछा गया है कि ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने मिलियन किया है? 10 मिलियन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, $10 million। ADB और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण यानी प्रोजेक्ट रीडिंग फाइनेंसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य है एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिजाइन और क्षमता निर्माण में मदद करना, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड द ₹10 million प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग PRF। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग PRF का इसमें इन्होंने साइन किए हैं। तो कितना किया है? एशियन डेवलपमेंट भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्पर वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय ADB टू अपडेट द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु? ADB ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए कितने $1 million के ऋण को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो कितने मिलियन डॉलर के दी है? 100 मिलियन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 100 मिलियन। तो एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अतिरिक्त संप्रभु ऋणों पर अलावा एडीबी कर्नाटक में 5 राज्य स्वामित्व वाली वितरण प्रतियोगिता में से एक कर्नाटक विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड यानी बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड BESCOM के लिए 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन भी प्रदान करेगा। तो एडीबी जो है वो प्रोवाइड करेगा कितना? 100 मिलियन डॉलर, जो कितने के लगभग है वो 730 करोड़ रुपए के लोन टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु सिटी। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू तीन जो लोन है प्रोवाइड करे गए हैं एडीबी के से, उनके बारे में हमने बात की है। वो कौन कौन से हैं? तो ये वाला जो हमने बात की है वो एडीबी ने बेंगलुरु में दिया है। क्यों? अपडेट द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु। कितना? 100 मिलियन। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं। तो बेंगलुरु में अगर बात करें तो अपडेट द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना दिया गया है? 100 मिलियन। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले कितना हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए कितना दिया गया है? 10 मिलियन। और इससे पहले देखा जाए तो इससे पहले असम में भी दिया गया है द पावर जनरेशन कैपेसिटी, इंक्रीज द पावर जनरेशन कैपेसिटी, वो कितना है? 231 मिलियन डॉलर। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ये सारे ही हमने एक साथ कवर कर लिए हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन has been approved by World Bank to improve water transport in West Bengal। यानी विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, अब एडीबी की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में कितना दिया है? 105 मिलियन डॉलर। 105, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 105 मिलियन डॉलर, जो करीब 10.5 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो विश्व बैंक ने किस पे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किसमें किए हैं? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता, यानी कि अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD से 105 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 7 साल की छूट अवधि के साथ 17 साल है। IBRD से 105 मिलियन डॉलर के लोन की जो मेच्योरिटी की लिमिट है वो 7 साल की छूट अवधि के साथ 17 साल है। ये कंटेंट जो दिया गया है इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट हैज इंडिया एंड एनडीबी साइन फॉर आंध्र प्रदेश, यानी भारत और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 646 मिलियन। एनडीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक परियोजना की लागत 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, परिवहन दक्षता में सुधार करेंगी, सड़क और सुरक्षा और यात्रा गुणवत्ता में सुधार करेंगी और राज्य के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सभी मौसम में सुलभता भी प्रदान करेंगी। तो किसके लिए किया है? एनडीबी ने, भारत और एनडीबी ने, भारत सरकार और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और किस लिए? 2 सड़क परियोजनाओं के लिए।
ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो परियोजनाएं हैं उनको भी मैंने इंग्लिश और हिंदी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें दिए हैं, आप लोग इनको भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एनडीबी की बात करते हैं तो एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में और इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्राइजो और जो ब्रिक्स है इसका फाउंडर है और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं आपके लिए ऐसे ही और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस लेके आऊंगी, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और जो आपके साथ बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये काफी फायदेमंद रहे, वो लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। और एक बार फिर बोलूंगी, अगर आपने हमारा 6 मंथ वीडियो नहीं देखा है या अदर बैंकिंग स्टैटिक्स वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल और व्हाट्सएप। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।